नमस्कार विद्यार्थियों, मैं CS अभिषेक ओझा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म कॉमर्स मेरी जान के ऊपर, जहां पर हम डिस्कस करते हैं कॉमर्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं CMJ की MCQ जड़ी बूटी सेट नंबर 13 को। देखिएगा CMJ की MCQ जड़ी बूटी है क्या। CMJ की MCQ जड़ी बूटी के अंदर रिसेंट के जो कॉमर्स एग्जाम हुए हैं ना, उसमें पूछे गए 1500 प्रीवियस ईयर MCQ का क्या किया गया है, संग्रह किया गया है। और ये सारे MCQ किससे रिलेटेड रहेंगे? ये सारे MCQ रिलेटेड रहेंगे आपके अकाउंटेंसी से रिलेटेड। तो मतलब कि आप कह सकते हो कि CMJ की MCQ जड़ी बूटी के अंदर आपको मिलने वाले हैं अकाउंटेंसी के रिसेंट कॉमर्स एग्जाम के अंदर पूछे जाने वाले 1500 MCQ। 100% ये बाइलिंगुअल रहेगा और आपके सभी एग्जामों के लिए ये यूजफुल रहने वाला है, क्योंकि अकाउंट्स तो सभी जगह पर आएगी आएगी। चाहे आप JVNL जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप JVNL जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप UK SSC असिस्टेंट अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप UP SSC असिस्टेंट एंड ऑडिटर अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे हो, है ना। मतलब कि आप कोई से भी कॉमर्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके पास ये बुक होनी ही होनी चाहिए। यहाँ पर आपको मिलेंगे 1500 MCQ अकाउंटेंसी से, जहाँ पर फाइनेंशियल अकाउंट, पार्टनरशिप अकाउंट, कॉस्ट अकाउंट, कॉर्पोरेट अकाउंट और फाइनेंशियल मैनेजमेंट अकाउंटिंग से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। यहाँ पर इन क्वेश्चन को करने का सबसे बड़ा बेनिफिट जो होने वाला है, स्टूडेंट देखिएगा, आप थ्योरी कभी भी कंप्लीट नहीं होती। आप जितना पढ़ते जाओगे उतना पढ़ते जाओगे, पढ़ते जाओगे, पढ़ते जाओगे। जबकि मैं मानता हूँ एज ए कॉमर्स स्टूडेंट आपके बेसिक कंसेप्ट तो सारे क्लियर ही है, तो आपको अब प्रैक्टिस के ऊपर जोर देना ही होगा। प्रैक्टिस आपको करनी ही पड़ेगी, प्रैक्टिस से आपको कंसेप्ट समझने ही पड़ेंगे, है ना। तो यहां पर हम क्या डिस्कस करेंगे? 1500 MCQ डिस्कस करेंगे। एक सेट में मैंने आपको 30 MCQ दिए हैं, तो टोटल मिलाकर 50 सेट हो जाएंगे। तो कितने MCQ हो जाएंगे आपके? 1500 MCQ हो जाएंगे। इस पूरी की पूरी 1500 MCQ की जड़ी बूटी को आप अपने घर बैठे बैठे मंगा सकते हो। कहां पर, कितने प्राइस में? केवल और केवल 399 रुपीज के अंदर आप इसको घर बैठे ऑर्डर कर सकते हो। सारे चार्जेस इंक्लूडेड है। 399 के अंदर पूरे 1500 प्रीवियस ईयर MCQ की बुक आपको मिल जाएगी। ऑर्डर कैसे करना है? फर्स्ट कमेंट के अंदर, फर्स्ट पिन कमेंट के अंदर मैंने आपको डायरेक्ट परचेज लिंक दे रखा है, आप वहां से जाकर इसको परचेज कर सकते हो। ये जो 30 क्वेश्चन रहेंगे ना, इन 30 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन मैं आपको YouTube के ऊपर प्रोवाइड करवाऊंगा, और बाकी के जो 20 क्वेश्चन है उसके लिए हमने CMJ की MCQ जड़ी बूटी का एक वीडियो कोर्स बना रखा है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको सारे क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन चाहिए। और क्वेश्चन की क्वालिटी वगैरह कैसी है वो तो आपको इन वीडियोस के अंदर पता चल ही रही है। तो ऐसा कोई सा भी कॉमर्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम जहां पर क्वेश्चन पूछे जाने का तरीका MCQ फॉर्मेट है, अगर आप उस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके पास ये बुक जरूर 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 से होनी चाहिए, है ना। ये आपके सभी एग्जाम्स के अंदर आपके लिए यूजफुल रहेगी। तो चलिए अब बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम अपना CMJ की MCQ जड़ी बूटी का सेट नंबर 13, 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन जो कि हम डिस्कस करेंगे YouTube के ऊपर। 11 से लेकर 20 तक के क्वेश्चन आपको कहां पर मिलेंगे? CMJ की MCQ जड़ी बूटी के वीडियो कोर्स में आपको मिलने वाला है। पहला क्वेश्चन आता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो होता है वो कौन सा अकाउंट होता है? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कहां पर बनाया जाता है? NPO में बनाया जाता है। जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जैसे कि क्लब्स हुए, हॉस्पिटल्स हुए, वहां पर ये तैयार किया जाता है। यह जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, वहां पर क्या क्या तैयार किया जाता है? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट तैयार किया जाता है, जो कि इक्वल टू होता है कैश अकाउंट के, जो कि इक्वल टू होता है कैश अकाउंट के। कैश अकाउंट का मतलब क्या हुआ? इसमें सभी कैश रिसिप्ट, सभी कैश रिसिप्ट और सभी कैश पेमेंट लिखे जाते हैं। चाहे यह कैश रिसिप्ट रेवेन्यू नेचर की हो या कैपिटल नेचर की हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। उस साल होने वाली सारी कैपिटल रिसिप्ट, उस साल होने वाले सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर, चाहे वो रेवेन्यू हो चाहे वो
कैपिटल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो आपके कहां पर लिखा जाएगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर लिखा जाएगा। क्योंकि यह केस अकाउंट की तरह होता है, और केस आपके लिए कौन सा अकाउंट होता है, रियल अकाउंट होता है एज एन एसेट्स। तो यहां पर ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट भी आपके लिए क्या हो जाएगा, रियल अकाउंट हो जाएगा। और क्या बनता है वहां पर, एक बनता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। यह इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बिल्कुल पी&ल की तरह होती है, वहां पर सभी रिसिप्ट और सभी पेमेंट नहीं आते, केवल और केवल वहां पर रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू पेमेंट को ही लिखा जाता है। जितने भी मैं जो बातें आपको लिखा रहा हूं वो आपको अपनी नोटबुक के अंदर अलग से एक नोटबुक बनाइए, सीएमजे की एमसीक्यू जड़ी बूटी, वहां पर इन सभी पॉइंट्स को नोट करते चलिए। आप हर एक, जैसे कि सर फिर तो मिक्स बोथ हो जाएंगे, बिल्कुल होंगे, लेकिन आपको करना क्या है, जैसे ही सिंपल सी बात है, पहला सेट हुआ, जब अगला दूसरा सेट करो तो पहले सेट का भी फटाफट से रिवीजन कर लिया करो, फिर दूसरे सेट का करते, तीसरे सेट का करते समय पहले और दूसरे सेट का रिवीजन कर लिया करो। ऐसे करते करते आपको सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पता चल जाएंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पूछ लिया जाएगा, तो ये कौन सा अकाउंट होता है, पी&ल की तरह होता है, तो यह आपके लिए नॉमिनल अकाउंट होता है, नाममात्र का खाता आपके लिए होता है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होता है, रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट आपके लिए कौन सा अकाउंट होता है, रियल अकाउंट होता है। ये क्वेश्चन एग्जामिनर का फेवरेट है। क्वेश्चन नंबर 2, ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ राइजिंग प्राइजेस, मतलब कि प्राइजेस बढ़ रही है, पहले मतलब कि एक बार 100 रुपए थी, फिर 200 हो गई, फिर 300 हो गई, और फिर 400 हो रही है, फिर 500 हो रही है। तो प्राइजेस बढ़ने का मतलब तो ये कह सकते हैं ना हम कि आपकी प्राइजेस बढ़ रही है। विच इन्वेंट्री प्राइसिंग मेथड्स लीड्स टू प्रोड्यूस ए लोअर गुड्स ऑफ सोल्ड, मतलब कि इनमें से कौन सी इन्वेंट्री मूल्य निर्धारण विधि बेची गई वस्तुओं की कम लागत को उत्पन्न करती है। मतलब कि जो भी आप माल बेच रहे हो, है ना, उसकी जो कॉस्ट होगी वो कम कहाँ आएगी, सिंपल सी बात, कम कहाँ आएगी, जब सस्ता माल जाएगा तभी तो जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो सस्ती आएगी। सस्ता माल जाएगा कैसे, अगर आप जो पहले गुड्स आ रखा होगा वो अगर आप भेजोगे, मतलब कि 100 रुपया और 200 रुपये और 300 रुपये के आपने गुड्स भेज दिए, आई बात समझ में, तो अब वहां पर जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रहेगी, क्योंकि उसके लिए सस्ता माल गया है ना, 400 और 500 वाली अगर इनका कंपैरिजन करें तो 400 और 500 तो महंगी है, तो वहां पर सस्ता माल गया है, इसलिए जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रहेगी वो क्या रहेगी, कम आएगी। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या आएगी, कम आएगी। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कब कम आएगी, जब जो पहला माल खरीदा है, इन केस ऑफ इन्फ्लेशन या राइजिंग प्राइसेस, है ना, तो जो पहला माल खरीदा है, क्योंकि वो अब एज कंपेयर टू बाद में माल खरीदने से सस्ता है, तो अगर वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को बनाने में जाएगा तो आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की कॉस्ट क्या आएगी, कम आएगी। तो जो पहले आएगा वो पहले जाएगा, वो वाला मेथड कौन सा है आपके लिए, फीफो मेथड है। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, दूसरे में बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 भी सारे क्वेश्चन एग्जामिनर के फेवरेट है, सारे क्वेश्चन एग्जाम की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग बनाए हुए हैं, मतलब कि एग्जाम के क्वेश्चन है तो एग्जाम की लैंग्वेज तो आएगी ही आएगी। कहता है कि कंपनी के डिबेंचर्स, हाउ मेनी डिबेंचर्स विल ए कंपनी रिक्वायर टू इश्यू, मतलब कि आपको बताना है कि डिबेंचर्स कितने इश्यू करने पड़ेंगे, नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने इश्यू करने पड़ेंगे, आपको यह बताना है। सेटिस्फाइंग द परचेज कंसिडरेशन ऑफ 28,28,000, 28,28,000 रुपए हमको पे करना है। हमने कहा कि ठीक है भाई साहब, 28,80,000 रुपए आपको पे करना है। कहता है कि डिबेंचर्स की प्राइस तो है 80 रुपया, लेकिन मैं उसको 10 रुपए प्रीमियम पे जोड़ के बेचूंगा, मतलब मैं आपको 90 रुपए में दूंगा। तो सिंपल सी बात है, सामने वाले को कह रहे हैं कि भाई एक डिबेंचर जो होगा वो 90 रुपए का आपका पड़ेगा। अगर आप 28,28,000 डिवाइडेड बाई 90 करते हो तो आपके लिए आंसर क्या आ जाएगा, 32,000 आपका आंसर आ जाएगा। आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। तो यहां पर आंसर क्या आ जाएगा आपके लिए, डी आंसर आ जाएगा। 9×3 27, एक बचा, 9×2 18, और ये बाकी के 3 जीरो, ठीक है। तो यहां पर आपका आंसर क्या आ जाएगा, यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, 32,000 विल बी योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, एक जो हमेशा मैं आपको बात कहता हूं कि आपको फ्रेश माइंड से एग्जाम के अंदर जाना है। अगर आप फ्रेश माइंड से एग्जाम के अंदर जाते हो तो ऐसे क्वेश्चंस का आंसर आप बहुत ही आसानी से दे पाओगे ना, कोई डाउट आपको नहीं रहने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है कि नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मतलब कि टैक्स को घटाने के बाद का प्रॉफिट है 1.5 लाख रुपया, ठीक है। इस प्रॉफिट में से पहले प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड देंगे, प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड बना आपका 25,000 रुपया। प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड देने के बाद में जो रुपया बचता है वो किसका होता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स का होता है,
टैक्सेज आपने पे किए गवर्नमेंट को 10,000, लेकिन वो तो आफ्टर टैक्स है, मतलब कि टैक्स को पे करने के बाद ही 1.5 लाख आया है। तो यानी कि इस टैक्सेस पेड का कुछ भी नहीं करना है, ये तो ऑलरेडी क्या हो रखा है, माइनस हो रखा है, क्योंकि यहाँ पर ये जो प्रॉफिट आया हुआ है वो टैक्स को पे करने के बाद आ रखा है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। टैक्स के बाद का ये प्रॉफिट है आपका 1,50,000 रुपए का। आई बात समझ में? इस 1,50,000 रुपए में से मैं 25,000 रुपए का प्रेफरेंशियल डिविडेंड दे दूंगा, बाकी जो बचेगा वो इक्विटी शेयर होल्डर का होगा। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर कितने हैं, 1,000 है, तो यहां पर 1,25,000 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 1,000 हो जाएगा, है ना, मल्टीप्लाई बाई डिवाइडेड बाई 1,000 हो जाएगा। तो 1,25,000 यहाँ पर ये कटा, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा आपके लिए 1.25, आपके लिए आंसर आ जाएगा 125 सॉरी 1,50,000 में से, हाँ 1,25,000, 1,25,000 में से ये गया, तो ऊपर आया आपके लिए 125, और यहाँ पर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है 1,00,000 है, सॉरी, है ना, तभी तो मैं सोचूं 1,00,000 है तो 2 जीरो और हो जाएंगे, तो 1.25 योर आंसर, 125 नहीं 1.25 आपका आंसर आ जाएगा, फोर्थ में बी आपके लिए आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो भी एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है। कहता है कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कि टोटल एसेट्स को 100 कंसीडर करेगा, टोटल एसेट्स को 100 कंसीडर करेगा, और हर एक एसेट्स को, मतलब कि उसी बैलेंस शीट के अंदर आने वाली सारी एसेट्स, चाहे वो इन्वेंट्री हो, चाहे वो फिक्स्ड एसेट्स हो, चाहे वो मशीनरी हो, उसको क्या करेगा, उसके परसेंटेज के अंदर लेकर आएगा। कि टोटल एसेट्स तो है, फॉर एग्जांपल टोटल एसेट्स को 100 मान लिया, है ना, टोटल एसेट्स को 100 मान लिया, अब हम उससे कंपेयर करके हम बताएंगे कि भाई आपका कैश कितना परसेंट है टोटल एसेट्स का, मशीनरी कितने परसेंट है टोटल एसेट्स की, इन्वेंट्री कितना परसेंटेज है टोटल एसेट्स का। मतलब कि आप क्या कर रहे हो, बाहर नहीं जा रहे हो, अंदर का अंदर ही कंपैरिजन कर रहे हो। आपने अपने टोटल एसेट्स को 100 मानकर बाकी वाली जो आपकी ही एसेट्स है उस साल की, उसको आप क्या कर रहे हो, कंपेयर कर रहे हो कि भाई इस टोटल एसेट्स 100 में से किस किस बाकी एसेट्स का किस किस का कितना हिस्सा है। आई बात समझ में? जब आप बाहर नहीं जाते हो, खुद से ही लड़ाया करते हो, तो आप किसी से कंपेयर तो कर नहीं रहे हो, तो यहाँ पर एक कंपेरेटिव, तो आंसर गलत हो जाएगा। तो इस स्टेटमेंट को क्या बोला जाता है, कॉमन साइज बैलेंस शीट स्टेटमेंट। क्या बोला जाता है, कॉमन साइज बैलेंस शीट स्टेटमेंट। कंपेरेटिव किसको बोलेंगे, जब आप कंपेयर करते हो, आप क्या करते हो, कंपेयर करते हो, एक साल के अकाउंट को दूसरे साल के अकाउंट से क्या करते हो, एक साल की बैलेंस शीट को दूसरे साल की बैलेंस शीट से कंपेयर करते हो, एक साल के पेंडल को दूसरे साल के पेंडल से कंपेयर करते हो, तो उसको कंपेरेटिव स्टेटमेंट बोला जाएगा। कंपेरेटिव बैलेंस शीट या कंपेरेटिव पेंडल का स्टेटमेंट, है ना। अब यहां पर मित्रों आप क्या करो, जो मैंने आपको बोला है कि इसको नोट करो आप। देखो सबसे पहले क्या आएगा, कॉमन साइज एनालिसिस। अब कॉमन साइज में कॉमन साइज बैलेंस शीट भी आ जाएगा, कॉमन साइज पेंडल भी आ जाएगा, और कंपेरेटिव एनालिसिस और ट्रेंड एनालिसिस। कॉमन साइज के अंदर क्या होता है, आप किसी भी आइटम को 100 मानकर एनालिसिस करते हो। जैसे कि यहां पर अगर मैं बैलेंस शीट के अंदर बात करूंगा तो टोटल एसेट्स को 100 मान लूंगा, और अगर मैं इनकम स्टेटमेंट की बात करूंगा तो सेल्स को 100 मान लूंगा। जबकि कंपेरेटिव में क्या होता है, आप 2 या 2 से अधिक सालों के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं ना, आप उनका कंपैरिजन करते हो, तुलना करते हो उनकी, है ना। तो यहाँ पर जैसे कि करंट ईयर का पिछले वर्ष से या पिछले वर्ष का करंट ईयर से आप क्या करते हो, तो तुलना कर देते हो। ट्रेंड एनालिसिस के अंदर आप क्या करते हो, आधार वर्ष को 100 मान लेते हो, और उसके बाद में उसको ट्रेंड को एनालिसिस करते हो कि हर साल जो हो रहा है वो इंक्रीज ट्रेंड हो रहा है या फिर डिक्रीज ट्रेंड हो रहा है। तो यहाँ पर बेस ईयर को क्या मान लिया जाता है, 100 मान लिया जाता है। यहाँ पर जो आंसर आएगा वो परसेंटेज में आएगा, जबकि यहाँ पर कंपेरेटिव में अमाउंट और परसेंटेज दोनों में आएगा, जबकि यहाँ पर ट्रेंड एनालिसिस के अंदर ट्रेड परसेंटेज में आएगा। कॉमन साइज का ऑब्जेक्ट होता है वित्तीय विवरण की, जो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया है, चाहे वो बैलेंस शीट हो, चाहे वो पेंडल अकाउंट हो, उसका क्या करना, उसकी संरचना को समझना, उसके स्ट्रक्चर को समझना कि अगर मेरी टोटल एसेट्स 100 है तो इस टोटल एसेट्स में से बाकी एसेट्स का क्या हिस्सा है। जबकि यहाँ पर क्या करते हैं, कंपेरेटिव में हम एक साल के डेटा को दूसरे साल से कंपेयर करते हैं, तो जो इंक्रीज और डिक्रीज हुआ है उसका हम पता लगाते हैं। जबकि ट्रेंड एनालिसिस में तो आप लॉन्ग टर्म एनालिसिस करते हो कि किस तरह आपका बाजार जा रहा है। कंपेरिजन कॉमन साइज में आप केवल और केवल उस साल से ही कंपेयर करते हो, दूसरे साल से कंपैरिजन नहीं करते हो, जबकि यहां पर आप अलग अलग सालों से कंपैरिजन करते हो कंपैरेटिव के अंदर। ठीक है, बाकी तो
कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है, लेकिन जो स्टार्टिंग में मैंने आपको जो बात बताई थी, जहां पर कॉमन और कंपेरेटिव किस तरह से आप डिफरेंशिएट करते हो, उसको ध्यान में रख लीजिएगा, स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, लेजर कौन सा अकाउंट है? लेजर एंड अकाउंटिंग बुक। लेजर एक अकाउंटिंग बुक है। लेजर के अंदर ध्यान रखिएगा सभी तरह के अकाउंट जाते हैं, चाहे वो पर्सनल हो, रियल हो या फिर नॉमिनल हो। आई बात समझ में? पर्सनल, रियल और नॉमिनल सभी तरह के अकाउंट कहाँ पे जाते हैं आपके लिए? सभी तरह के अकाउंट आपके लिए कहाँ पर जाते हैं? लेजर के अंदर बनते हैं, मतलब सभी के अकाउंट यहाँ पर ओपन होते हैं। आई बात समझ में? नॉमिनल अकाउंट फिर कहाँ चला जाता है? P&L अकाउंट में चला जाता है। जबकि रियल और पर्सनल के, मैं फाइनल अकाउंट की बात कर रहा हूँ, रियल और पर्सनल के बैलेंसेज होते हैं, तो ये आपके लिए कहाँ पे जाती है? बैलेंस शीट के अंदर ये आपके अकाउंट चले जाते हैं। तो यहाँ पर लेजर की अगर मैं बात करता हूँ, तो लेजर में तो सारे के सारे अकाउंट्स को क्या किया जाता है? ओपन किया जाता है, चाहे वो पर्सनल हो, चाहे वो रियल हो, चाहे वो नॉमिनल हो। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ये मैं आपको सिचुएशन बता रहा हूं पार्टनर के रिटायरमेंट पर। पार्टनर के रिटायरमेंट पर गुडविल की कैलकुलेशन। पार्टनर के रिटायरमेंट पर गुडविल की कैलकुलेशन कैसे की जाएगी? 3 सिचुएशन है, जिसमें पहली और दूसरी सिचुएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पार्टनर के रिटायरमेंट पर हमने क्या किया? गुडविल को रेज किया, ठीक है, कि भाई इतने सालों की गुडविल कितनी बन सकती है, तो हमने गुडविल को रेज किया और उस गुडविल को रेज करके बुक्स के अंदर, उस गुडविल को रेज करके बुक्स के अंदर रिटेन भी किया, मतलब बुक्स के अंदर उसको रखा भी है। तो क्योंकि यह जो गुडविल है, यह जो गुडविल है जो आज बुक में दिखा रही है, वो इतने सालों की मेहनत है और सभी पार्टनर्स की मेहनत है, इसलिए उस गुडविल को सभी पार्टनर्स के अंदर डिवाइड कर दिया जाएगा उनके ओल्ड रेशियो के अंदर। पॉइंट समझ में आ गया? अगर हम गुडविल को किताबों में रख रहे हैं, अगर हम गुडविल को किताबों में रख ही नहीं रहे हैं, है ना, गुडविल को किताबों में रख ही नहीं रहे हैं, मतलब कि जो रिटायरमेंट पार्टनर चला जाएगा वो चला जाएगा, उसके बाद में किताबों में गुडविल नहीं रहेगी। जैसे कि मैं आपको इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ। ये प्रैक्टिकल एग्जांपल है ना, अभी हुआ है रिसेंट में। यहाँ पर क्या हुआ, 2 भाई थे काका बाबा के, ठीक है, 2 काका बाबा के भाई थे। ये भाई क्या था? गवर्नमेंट जॉब के अंदर था, ठीक है, तो अब आप और भी ज्यादा समझ पाओगे। ये भाई क्या था? गवर्नमेंट जॉब के अंदर था। इन भाई ने पार्टनरशिप के अंदर क्या कर रखी थी? दुकान खोल के रखी हुई थी। 5 साल दुकान खो गए, अच्छी खासी इनकम हो गई। तो फिर इस भाई ने बोला, जो कि बिजनेस को संभालता था, उस दुकान को संभालता था, इस भाई ने बोला कि यार अब तो ये दुकान मैं ही रखूंगा और अब आप चले जाओ, क्योंकि मैं आपको एज ए पार्टनर नहीं रखना चाहता हूँ। आपने स्टार्टिंग में मदद की। तो 5 साल तक क्या हुआ? 5 साल की इन्होंने फॉर एग्जाम्पल कैपिटल लगा रखी थी 10 लाख रुपए की। तो 5 सालों की जो कैपिटल, 5 सालों की जो गुडविल निकली थी, वो कितनी की निकली थी? 5 लाख रुपए की निकली थी। फॉर एग्जाम्पल 5 लाख रुपए की टोटल गुडविल निकली थी। आई बात समझ में? 5 लाख रुपए की गुडविल निकली थी। क्लियर है मेरी बात? अगर वो गुडविल को, अगर यह जो बंदा चला जाएगा, इसका मान लीजिएगा ए नाम है और उसका मान लीजिएगा बी नाम है, ए चला जाएगा और उसके बाद में भी वो गुडविल को किताबों में रखना है ना, वो उस गुडविल को किताबों में रखना है। आप कहोगे पार्टनरशिप बच्ची नहीं, आप बस समझिए है ना बात को, है ना, जो मैं कहना चाहता हूँ। अगर गुडविल को किताबों में रखना है तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू उस गुडविल को सभी पार्टनर्स के अंदर डिवाइड कर दिया जाएगा। लेकिन अगर गुडविल को किताबों में रखना ही नहीं है तो क्या किया जाएगा? केवल और केवल तो क्या किया जाएगा? तो क्या किया जाएगा? जो पार्टनर जा रहा है उसके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा और जो रुके हुए पार्टनर हैं उनको क्या किया जाएगा? डेबिट किया जाएगा। कौन से रेशियो में? उनके गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। मतलब कि जो अब पार्टनर बच जाएंगे, रिमेनिंग पार्टनर बन जाएंगे, उनके कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे उनके गेनिंग रेशियो में, और जो पार्टनर जा रहा है उसके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे उसके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। जितना सेक्रीफाइस करेगा ये, बाकी पार्टनर उतना ही तो गेन करेंगे। तो ये एंट्री भी मैच हो जाएगी। ये कब करेंगे? जब गुडविल को किताबों में नहीं रखा जाएगा। इसके बाद में आई बात समझ में? नेक्स्ट आता है गुडविल को रेज किया। गुडविल को अगर रेज करोगे तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल, और वापस हाथों हाथ इसको राइट ऑफ कर देंगे। जब आप इसको राइट ऑफ कर दोगे तो आपके लिए एंट्री बनेगी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। क्लियर है मेरी बात?
तो इसमें से भी अगर मैं आपसे पूछूं, ये स्टार्टिंग के 2 केस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कब ये आंसर देना है और कब ये आंसर देना है। अगर गुडविल को किताबों में रखा जाना है तो गुडविल टू ऑल पार्टनर, गुडविल को किताबों में नहीं रखा जाना है तो गेनिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे और रिटायरिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे उसके सेक्रीफाइजिंग रेशियो में। वो जितना सेक्रीफाइस करेगा बाकी पार्टनर उतना ही तो गेन करेंगे, तो दोनों डेबिट क्रेडिट बराबर आ जाएंगे। आई होप जो लॉजिक है वो आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अच्छा पहले ये तो देख लेते हैं, वेन गुडविल इज रेज्ड ऑन द रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, जब गुडविल को पार्टनर के रिटायरमेंट के ऊपर रेज किया जाता है। यहाँ पर नहीं कहा गया है कि हम उसको किताबों में नहीं रखेंगे। जब नहीं कहा जाता है कि किताबों में नहीं रखेंगे तो हम ये एज्यूम करेंगे इसको किताबों में रखा जाएगा। तो इसको कैसे क्रेडिट किया जाएगा? उसको क्रेडिट किया जाएगा सभी पार्टनर के ओल्ड रेशियो में उसको क्रेडिट कर दिया जाएगा। डिटरमाइनिंग द फर्म्स टोटल एसेट्स टर्नओवर, आपको फर्म की टोटल एसेट्स टर्नओवर को फाइंड आउट करना है। इफ इट्स नेट प्रॉफिट मार्जिन कितना है? 5% का मतलब कि हम कहते हैं कि भाई आप 5% कमा लेते हो उस इंडस्ट्री में जितना आप सामान, जितना आप इन्वेस्टमेंट वगैरह करते हो या फिर जितना सामान वगैरह बेचते हो, ठीक है। उसके बाद में टोटल एसेट्स है आपकी 8 मिलियन। टोटल एसेट्स कितनी है आप? 8 मिलियन। और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब जो इन्वेस्टमेंट होता है उसके ऊपर आप कितना रिटर्न कमाते हो? 8% का रिटर्न कमाते हो और आपकी टोटल एसेट्स है आपकी 8 मिलियन। एक फॉर्मूला है, ध्यान से देखिएगा। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला दिया है ड्यू पॉइंट ने। ड्यू पॉइंट कहता है कि आपकी जो भी नेट प्रॉफिट मार्जिन होता है, या फिर इसको पहले इसको लिखो आप, ज़्यादा समझ में आएगा। जो भी आपका टोटल एसेट्स टर्नओवर है, जितना भी आपका एसेट्स टर्नओवर है, उसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे आपके नेट प्रॉफिट मार्जिन से, तो आपको आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर कितना रिटर्न आया है वो आपको पता चल जाएगा। मतलब कि आपकी टोटल एसेट्स जो है, टोटल एसेट्स टर्नओवर जो है, उसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपके एनपीएन, बोलो तो नेट प्रॉफिट मार्जिन से, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट मार्जिन गिवन है, ठीक है, गिवन है, मल्टीप्लाई बाय टोटल एसेट्स टर्नओवर गिवन है। टोटल एसेट्स टर्नओवर कितना है? 8 है ना। टोटल एसेट्स टर्नओवर नहीं गिवन है, टोटल एसेट्स गिवन है 8 मिलियन। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट गिवन है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना गिवन है? 8% का। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना गिवन है? 8% का, और ये 5% का। आपको निकालना है टोटल एसेट्स टर्नओवर। टोटल एसेट्स टर्नओवर कैसे निकल जाएगा? टोटल एसेट्स टर्नओवर कैसे निकल जाएगा? 8% डिवाइडेड बाई 5%। तो 8% डिवाइडेड बाई 5% अगर आप करोगे तो आपका आंसर आएगा 1.6। आई बात समझ, क्योंकि 5 दूनी 10 होते हैं, 2 तो आंसर आ नहीं पाएगा। तो 8th में आंसर क्या हो जाएगा? ए आंसर आपके लिए हो जाएगा। किया क्या मैंने? इस फॉर्मूले को लिखा कि इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होता है, आपकी जो भी टोटल एसेट्स होती है उसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हो आप आपके नेट प्रॉफिट से, मार्जिन से, तो आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न कितनी आती है वो आ जाती है। लेकिन इस क्वेश्चन में टोटल एसेट्स टर्नओवर गिवन नहीं है, तो हमने क्या किया, जो नेट प्रॉफिट मार्जिन था वो गिवन था और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का परसेंटेज गिवन था, उसको लिखा। तो यहाँ पर टोटल एसेट्स टर्नओवर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर मल्टीप्लाई, तो इधर डिवाइड हो जाएगा, ए डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा। ए डिवाइडेड बाई 5 होता है 1.60, आपका आंसर हो जाएगा। ये कहता है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के द्वारा केस फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या है। अब देखो ये आगे की चीज फालतू दे रखी है, आपको डराने के लिए दे रखी है कि क्या पता है कुछ अलग बता दे। नहीं, ये कुछ अलग नहीं बताएगा, जो हम पढ़ते आ रहे हैं वही तो ये बताएगा। केस फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी कौन सी है? गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हो, ऑपरेटिंग है। शेयर होल्डर्स को आप क्या कर रहे हो? डिविडेंड दे रहे हो। तो शेयर होल्डर को डिविडेंड देना आपके लिए कौन सी एक्टिविटी है? फाइनेंस एक्टिविटी है। तो 9th में आंसर क्या आ जाएगा? आपके लिए बी आंसर आ जाएगा। 10th क्वेश्चन देखिएगा मित्रों। 10 कहता है कि इन इंक्रीज इन फ्रॉम रिसीवेबल, फ्रॉम रिसीवेबल में क्या हो रहा है? टर्नओवर में क्या हो रहा है? इंक्रीमेंट हो रहा है। तो अगर देखो, अगर मैं आपको सिंपल सा बताना चाहूँ तो मैं आपको डायरेक्टली कह सकता हूँ कि आप ऐसा लिख लो कि भाई अगर अगर रिसीवेबल टर्नओवर बढ़ा, रिसीवेबल टर्नओवर आपका बढ़ा, तो इसका मतलब हुआ कि लोग आपको फास्ट फास्ट क्या कर रहे हैं? रुपया दे रहे हैं। तो मतलब कि अगर फास्ट फास्ट रुपया दे रहे हैं तो मतलब कि आप आप क्या कर रहे हो? आपकी क्रेडिट सेल को जल्दी कवर कर लोगे। सर जी क्रेडिट सेल्स को क्यों?
क्योंकि रिसीवेबल बनेगा ही कब, कोई बंदा आपका देनदार बनेगा ही कब, जब आप उसको उधार में माल बेचोगे। आई बात समझ में? तो यहाँ पर अगर अगर रिसीवेबल टर्नओवर बढ़ा तो मतलब कि आपकी जो उधारी है वो जल्दी जल्दी क्या हो जाएगी, कवर हो जाएगी। अगर वहीं पर रिसीवेबल टर्नओवर गिरा तो इसका मतलब क्या हुआ, आप लिबरल पॉलिसी अपना रहे हो, आपकी उधारी लोगों की चलती ही जाएगी लंबे टाइम पीरियड तक। यहाँ पर आप इस नोट को जरूर से लिख लीजिएगा, डायरेक्ट आईसीआई के नोट्स हैं। रिसीवेबल या डेटर्स टर्नओवर रेशियो इन केस ऑफ द फर्म सेल गुड्स ऑन क्रेडिट। देखो यहाँ पर ये रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो में कोई रिसीवर या कोई बंदा आपका देनदार बनेगा कब, जब आपने उसको उधार में माल बेचा। तो केस से कोई लेना देना नहीं है। जब भी कोई फर्म उधार में माल बेचती है तो रियलाइजेशन ऑफ सेल्स रेवेन्यूज डिलेड एंड रिसीवेबल आर क्रिएटेड। तो सिंपल सी बात है कि वो सेल्स की जो रिकवरी है, सेल्स को बेचने से जो रुपया वो हाथों हाथ नहीं आया है, आपके डेटर्स क्रिएट होंगे जो कि आपको बाद में रुपया देंगे, यानी कि केस यहाँ पर बाद में रियलाइज होगा। द स्पीड विद द which the receivables are collected affects the liquidity position of the firm। सिंपल से इससे कंपनी की लिक्विडिटी की भी इफेक्ट होती है। The debtors turnover through light of the collection and credit policy of the firm, it measures the efficiency of the which management engaging accounts receivable। It is calculated as follows। debtors turnover credit sales आ जाएगी डिवाइडेड बाई एवरेज अकाउंट्स रिसीवेबल। कहता है कि ए फ्यू डेटर्स टर्नओवर रेशियो, अगर आपका डेटर्स टर्नओवर रेशियो कम है तो इसका मतलब कि आप एक लिबरल क्रेडिट पॉलिसी अपना रहे हो, आप उधार में लोगों को माल दे रहे हो, वापस लोग आपको रुपया उधार वाला नहीं चुका रहे हैं। ग्रांटेड टू कस्टमर वाइल ए हाई रेशियो, अगर आपका रेशियो हाई है इसका मतलब क्या हुआ, आप बहुत तेजी से लोगों से रुपया कलेक्ट कर रहे हो। आई बात समझ में? तो डेटर्स टर्नओवर तो क्या होना चाहिए, ज्यादा ही होना चाहिए। तो यहां पर कहता है कि इंक्रीज हो गया, बढ़ गया। तो अगर आपका रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो बढ़ गया तो इसका मतलब क्या होगा। अब एक बार आप दिमाग में सोचो कि सर जी अगर मेरा रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो बढ़ गया तो इसका मतलब हुआ कि जो भी उधार बिक्री है वो मेरे को फटाफट से रिकवर हो जाएगी। आई बात समझ में? तो यहां पर क्या कहता है, इट इज कलेक्टिंग क्रेडिट सेल्स मोर क्विकली देन बिफोर। बिल्कुल, केस सेल्स होती है वो डिक्रीज हो जाती है, केस सेल्स का तो लेना देना ही नहीं है फर्म रिसीवेबल टर्नओवर से। इट इज इनिशिएटेड मोर लिबरल। देखो मोर लिबरल कब होगा, जब आपका एसेट्स टर्नओवर कम हो जाएगा तब आप लिबरल हो जाओगे और आप कहोगे जब मर्जी पड़े तब रुपया दे देना। इन्वेंट्रीज इंक्रीज होगी क्या यहाँ से? नहीं, इन्वेंट्री का यहाँ से फर्क नहीं पड़ेगा। ए और सी में से आपको चुनना था, ए बिल्कुल सही आंसर है। जहां पर आप रिसीवेबल टर्नओवर बढ़ा तो इसका मतलब होता है कि आपकी स्ट्रिक्ट पॉलिसी है, आप लोगों से जल्दी रुपया रिकवर कर लेते हो। वहीं पर अगर रिसीवेबल टर्नओवर कम हुआ तो इसका मतलब होता है कि आपकी लिबरल पॉलिसी, आप लोगों से रुपया कलेक्ट नहीं कर पाते हो। उम्मीद करता हूं कि ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, एक एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा। आपने इसके नोट्स आपकी बुक में बनाए होंगे, नोटबुक में बनाए होंगे। 11th क्वेश्चन में आपके लिए रखता हूं, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है कि कंपनी अपना डेट टू टोटल एसेट्स रेशियो कैसे इंप्रूव कर सकती है, अधिक ऋण लेकर, अल्पकालीन ऋण को दीर्घकालीन ऋण में बदलकर, दीर्घकालीन ऋण को अल्पकालीन ऋण में बदलकर, इक्विटी शेयर जारी करके। चारों में से जो भी आपका आंसर रहता है वो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर से लिखिएगा। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट जड़ी बूटी के अंदर। और अगर आपने बुक ऑर्डर नहीं की है तो डायरेक्ट लिंक दे रखा है फर्स्ट कमेंट के अंदर, बुक को ऑर्डर कर दीजिएगा जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, क्योंकि सभी एग्जामों के अंदर यूजफुल होने वाली है।